Hello students, today we will be discussing one of the most important topics in pediatrics, that is growth and development. Growth and development ये पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. बेसिक्स जो होते हैं वो इसी से तैयार होते हैं. क्लिनिकल एस्पेक्ट्स जो आप आगे सीखोगे वो भी यहीं से स्टार्ट होते हैं. केयर ऑफ न्यूबॉर्न जो आप सीखोगे वो भी यहीं से स्टार्ट होते हैं. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये दो अलग अलग टॉपिक्स सुनने में लगते हैं. हम पढ़ते टाइम भी इन्हें अलग अलग करके पढ़ेंगे, बट दे आर नॉट डिफरेंट. दे आर अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड दे आर कंजॉइंड टुगेदर. बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे अलग करके पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में भी इजी हो और याद रखने में भी इजी हो. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद ग्रोथ. अब ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है. तो अगर हम ग्रोथ को समझने जाएं तो डेवलपमेंट आपको अलग दिखाई देगा, और अगर आप डेवलपमेंट को समझने जाओगे तो ग्रोथ अलग दिखाई देगा. बट वैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों साथ साथ में ही चलते हैं. ऐसा डिफरेंट नहीं है कि देखो ग्रोथ यहाँ चल रही है और यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ अ कंबाइंड प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, but we will be understanding it with different aspects so that it will be an easy process for you to understand. अब ग्रोथ क्या डिनोट करती है? ग्रोथ हमें साइज डिनोट करती है, मास डिनोट करती है, वो डिनोट करती है जो आप मेजर कर सको. उसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो इंक्रीज होते हैं. सेल्स इंक्रीज होने के कारण आपका बॉडी मास, बॉडी वेट वो इंक्रीज होता है. तो जो फिजिकल ग्रोथ जो है या फिर जो पैरामीटर्स में नापी जा सके वो ग्रोथ होती है. जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हो, ग्रोथ डिनोट्स इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ टिश्यू ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर सब्सटेंस. जो आपके इंट्रासेलुलर सब्सटेंस है वो इंक्रीज होते हैं क्योंकि आपके सेल्स ग्रो हो रहे हैं. सेल्स ग्रो हो रहे हैं तो मास इंक्रीज हो रहा है, और उस वजह से आपका ग्रोथ जो है वो एक पैरामीटर के अंदर आपका फिट बैठ रहा है जिसमें कि आप उसे मेजर कर सकते हो. जैसे कि वेट मेजर कर सकते हो केजीज में, ठीक है. आप हाइट मेजर कर सकते हो सेंटीमीटर्स में, एंड डिफरेंट अदर पैरामीटर्स ऑल्सो. तो ये सारे डिनोट करेंगे आपके ग्रोथ को, जो कि फिजिकल है और जो कि विजिबल है. ओके. अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट स्पेसिफाइज मैचुरेशन. इसमें आपके जो सेल्स जहाँ ग्रोथ में डेवलप होने की वजह के पहले जो सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे थे वही सेल्स अभी डेवलप होंगे. डेवलप होने के लिए उनमें मैचुरेशन होना ज़रूरी है. सो उनके फंक्शनिंग में जो मैचुरेशन होता है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं. डेवलपमेंट का एस्पेक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं है. डेवलपमेंट मतलब आपका फंक्शनल डेवलपमेंट होगा जिसमें फंक्शनल मैचुरेशन होगा, इमोशनल मैचुरेशन होगा, फिजिकल मैचुरेशन होगा, और ये सारा डेवलपमेंट जो मिलके आपका मॉरल डेवलपमेंट होगा. ठीक है. तो ये डेवलपमेंट ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको आगे और डिटेल में समझाया जाएगा कि डेवलपमेंट के बाकी सारे एस्पेक्ट्स कौन से हैं. बट सिंपल वे में आपको ये समझना है कि जब माइलिनेशन होता है नर्वस टिश्यू का, तो उस माइलिनेशन की वजह से नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम जो है उसका मैचुरेशन के बाद उसका डेवलपमेंट होने लगता है. मतलब उसका जो जैसे कहोगे ना फंक्शंस जो हैं, उसके फंक्शंस जो है वो इंक्रीज होते हैं और प्रॉपर होते हैं, जनरल फंक्शन से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं. दैट इज मैचुरेशन, एंड दैट मैचुरेशन इंडिकेट्स योर डेवलपमेंट. डेवलपमेंट एक ब्रॉड क्राइटेरिया है. बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, बट बिना डेवलपमेंट के ग्रोथ पॉसिबल है. सो क्राइटेरिया आपके डिफरेंस होंगे, बट ये प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि बॉडी एक ही है. ओके. अब डेवलपमेंट और ग्रोथ के रूल्स जो हैं वो बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं. फर्स्ट रूल हम पढ़ेंगे वो है कि बोथ आर कंटिन्यूस प्रोसेस. कंटिन्यूस प्रोसेस से आपका क्या मतलब है? कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब कि वो कहीं रुकती नहीं है. ग्रोथ और डेवलपमेंट कंटिन्यूड बाय बर्थ, मतलब बर्थ या जो आप कहोगे फीटस में जो आप यूट्रो होगे तब से लेके वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलती रहती है. इट इज़ एन कंटिन्यूस प्रोसेस, इट डजंट स्टॉप इन बिटवीन. बट ग्रोथ एट अ सर्टेन एज स्टॉप्स by other parameters like physical growth stops.
ओके, सेल्स का मैच्योरेशन जो है वो स्टॉप नहीं होगा। सो आपका डेवलपमेंट जो है वो बर्थ टिल डेथ चलता रहेगा, बट आपकी जो ग्रोथ है इट हैज़ अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, स्पेसिफिक स्टेजिंग एंड स्पेसिफिक टाइम व्हेन इन इट एड्स। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट भले ही कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट इनकी कंटिन्यूटी का टाइम जो है वो डिफरेंट रहेगा, और डेवलपमेंट जो है इट टिल डेथ आपकी डेवलपमेंट नहीं स्टॉप होगी। ओके, डेवलपमेंट इन द पॉजिटिव सेंस आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग इन द नेगेटिव सेंस। सो पॉजिटिव सेंस में डेवलपमेंट, जैसे कि कहते हैं ना कि हम मरते दम तक सीखते रहते हैं, वो सीखना हमारे सेल्स को मैच्योर ही कर रहा है। सो दैट मैच्योरिटी इन आवर अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। रेट में डिफर बट पैटर्न इज सेम। मतलब रेट का क्या मतलब होता है कि जैसे कि 1 मंथ पे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो आने होते हैं। जैसे कि 1 मंथ का बेबी है, वो आप मदर को लाइक करना या फिर मदर को देख के स्माइल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वो जो रेट है उस डेवलपमेंट की, ग्रोथ और डेवलपमेंट की बोथ की, वो रेट डिफ़र कर सकती है। जैसे कि 1 मंथ पे कुछ आना है वो 3 मंथ्स के बाद आता है, या फिर 3 मंथ्स पे कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज है वो 6 मंथ्स पे आ सकते हैं। बट द प्रोसेस वो जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो वो स्टॉप नहीं होगी या वो डिफ़र नहीं करेगी। रेट डिफ़र कर सकती है। जैसे कि कुछ बच्चे 1 साल के होते हैं, वो चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, बट कुछ बच्चे हैं जो 1 साल पे खड़े नहीं हो पाते, वो सपोर्ट लेके ही खड़े हो सकते हैं। सो रेट डिफ़र होती है उन दोनों बच्चों में, बट आप उसका पैटर्न सेम है कि बच्चा अब जब अगर सपोर्ट के साथ खड़ा हुआ है, उसके बाद वो ऑब्वियसली विदाउट सपोर्ट भी खड़ा होगा, ऑब्वियसली उसके बाद वो चलेगा। So the pattern is predictable but rate is not predictable. You cannot predict कि 1 साल का बच्चा चलने ही लगेगा without support. You can assume averagely 1 साल का बच्चा चलने लगेगा, but you cannot predict कि 1 साल का बच्चा चलेगा ही. So that is the difference. So pattern may is same but rate may differ both in growth also and in development also. Third is the most important criteria which is also important from the exam point of view. That is pattern is cephalocaudal and proximal to distal. इसका हम डिटेल में समझेंगे इस एक पिक्चर के हेल्प से। ओके, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि cephalocaudal, फर्स्ट पिक्चर में आपको cephalocaudal नज़र आ रहा है। इसका क्या मीनिंग होता है? cephalo means head और the cranium part, caudal is the lower part। तो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही cephalocaudal की तरफ से होंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल से आप अगर समझना चाहो तो बेबी जब बर्थ होता है, फर्स्ट जस्ट आफ्टर बर्थ बेबी अपने आईज ओपन करता है, क्राई करता है, ब्रीथ करता है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हिज फेस और cephalo। देन व्हेन द बेबी इज अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.5 months ओल्ड, बेबी अपने पेट पे जब अगर लेटा हुआ हो तो अपना सर ऊपर करता है, मतलब ही कैन बेरी हिज वेट ऑन हिज एब्डोमेन। ओके, तो एब्डोमेन मसल्स इंप्रूव हो रही है। देन व्हेन द बेबी इज 6 months ओल्ड, बेबी अपने नीज को सपोर्ट करके क्रॉल कर सकता है, मतलब रेंग सकता है। सो नीज तक आ गया है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ। फिर जब बेबी अप्रॉक्सीमेटली 1 year का हो जाता है तब वो स्टैंड विथ सपोर्ट करने लगता है, मतलब वो अपने पैरों पे खड़ा होता है। सो दिस इंडिकेट्स कि आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट cephalocaudal हुआ, ठीक है। ये मतलब होता है cephalocaudal का। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर cephalocaudal, मीन्स फ्रॉम हेड टू टो। सारे एग्जाम्पल्स हम अगर देखेंगे तो सारे एग्जाम्पल्स, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया वॉकिंग का, सारे एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो उनमें ये क्राइटेरिया फिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है पहले आपके प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है। प्रॉक्सिमल मीन्स जो आपके बॉडी के नज़दीक के पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल से वो डिस्टल की तरफ जाते हैं। डिस्टल्स मीन्स जो आपके
एक्सट्रीमिटीज हैं, वो डिस्टल एंड्स हैं आपके बॉडी के. सो दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द पेरिफेरी. सो प्रॉक्सिमल और डिस्टल मीन्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी. ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक रूल है जो कि नहीं बदलता. इसका भी अगर आप एक एग्जांपल लोगे तो पहले बेबी में हेड होल्डिंग आता है, ठीक है, फिर बेबी अपने आप टर्न हो सकता है, फिर बेबी क्रॉल कर सकता है. सो दैट इज लाइक पहले सेंटर के पार्ट्स हुए, देन डिस्टल के पार्ट हुए, फिर बेबी धीरे धीरे पेन को होल्ड कर सकता है. सो जो पेन होल्डिंग हुआ वो डिस्टल पार्ट हुआ, वो बाद में हुआ, ठीक है. सो एवरीथिंग इज फ्रॉम सेफेलो टू कॉर्डल. ओके, तो ये रूल्स जो हैं ये डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों में सेम है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, सो ग्रोथ इज सेफेलोकॉर्डल एंड ग्रोथ इज प्रॉक्सिमो डिस्टल. ओके, अंडरस्टूड. Now we will discuss about the factors which affects growth and development. फैक्टर्स वो होते हैं जो कि आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नॉर्मल प्रोसीजर के बीच में या तो हिंडर करते हैं या उसे प्रमोट करते हैं. सो देयर आर मेनी फैक्टर्स which actually helps in growth and development, but we will discuss which does not help or which hinders. So उसमें सबसे important factors जो होता है वो growth and development में जो हिंडर करता है वो है हार्मोनल इन्फ्लुएंस. हार्मोनल इन्फ्लुएंस मतलब वो हार्मोन्स जो कि बेबी को इन यूट्रो से लेके पूरा बर्थ तक उसमें उसके ग्रोथ में जो हेल्प कर सकते हैं, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स दे हैव देयर अप्स एंड डाउन्स. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन जो है वो फीटस के 12th वीक ऑफ जेस्टेशन से सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स कंटिन्यूइंग एंड देन इट कंटिन्यूज थ्रू आउट. बट ये कब हिंडर करता है? जब अगर उसके कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन में, देन उसके लीनियर ग्रोथ में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है. लीनियर ग्रोथ मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस जो दिखेगा आपको, लीनियर ग्रोथ जो आपको फिजिकली दिखाई देगी, अपीयरेंस जो दिखाई देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट स्केलेटल ग्रोथ के मैच्योरेशन में वो हिंडर करेगा. सो आपका जब बेबी बॉर्न होगा तब बेबी का वेट तो नॉर्मल होगा, बट उसकी स्केलेटल मैच्योरेशन जो रहेगी वो उतनी प्रॉपरली डेवलप नहीं होगी ड्यू टू थायरॉक्सिन. अदर हार्मोन विच इज सिग्निफिकेंट इज इंसुलिन. इंसुलिन में दो है, एक इंसुलिन जो होता है वो फीटल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो भी इन्हें अफेक्ट करते हैं. बट ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो फीटस के ग्रोथ इन यूट्रो पीरियड में इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है. वो हार्मोन एक बार बेबी का बर्थ हो जाए उसके बाद ही अफेक्ट करता है. इन्हीं के साथ साथ बाकी और अदर फैक्टर्स हैं जो कि बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैटरनल स्ट्रेस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इन यूट्रो जब बेबी रहता है तो मैटरनल का कोई भी स्ट्रेस होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ऑब्वियसली हिंडर करेगा. एनी अल्कोहल कंटेनिंग सब्सटेंसेस और एनी ड्रग्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी हिंड्रेंस रहेगा. एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अगर एनवायरमेंट ऐसा है कि जो कि ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर पा रहा, या जैसे कि आप फाइनेंशियल इश्यूज देख लग सकते हो, जैसे कि कोई नेचुरल कैलामिटीज़ दे सकते हो, वो सारे ऐसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो रहेंगे वो बेबी के ग्रोथ इन यूट्रो को डिफ़िकल्टीज करेंगे. ऐसे बच्चे लो बर्थ वेट पैदा हो सकते हैं, या फिर उनके मैच्योरेशन में अगर कोई डिफ़िकल्टी आ गई तो फिर उनमें कोई सिंड्रोमिक, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स सिंड्रोम्स क्रिएट कर सकते हैं. ये सारे एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ये मैटरनल जेनेटिक भी इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, और एनवायरनमेंट में जैसे पोल्यूशंस हैं ये सारे भी इसमें इफेक्ट करते हैं. सोशो इकोनॉमिक और सोशल, ये सारे अदर फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ को हिंडर करते हैं. ठीक है, अब हम ग्रोथ के पीरियड्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से पीरियड में
मतलब कौन से वीक में बेबी को क्या स्टेजिंग में डिवाइड किया गया है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 0 to 14 डेज, 0 to 14 डेज का जब पीरियड होता है, 0 to 14 डेज का पीरियड जो होता है दैट इज़ इन यूट्रो, जब कंसेप्शन हो जाता है वो कंसेप्शन के बाद का 0 to 14 डेज जो है उसको आप ओवम कहेंगे, उस स्टेज को आप ओवम कहोगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये 2-3 बार अगर आप लर्न करोगे तो लर्न हो जाएगा। इसमें समझने का कम और लर्न करने का ज़्यादा पार्ट है, ठीक है। अगर फिर 0 to 14 डेज हो गया, 14 डेज के बाद 9 वीक्स, 8 to 9 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली, तब उस वक्त के स्टेजिंग को एम्ब्रियो पीरियड कहा जाता है। सो इट इज़ इन यूट्रो आफ्टर कंसेप्शन दी 14 डेज टू 9 वीक्स का पीरियड, दैट इज एक्चुअल जहाँ कंसेप्शन हो गया है, एंड देन कंसेप्शन के बाद अब वो एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया है। सो दैट पीरियड इज 14 डेज टू 8 to 9 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली। देन आफ्टर दैट कम्स द फीटस। सो 9 वीक से बर्थ तक उसको हम फीटस कहेंगे। सो दैट इज़ द डिफरेंस कि जब कंसेप्शन हुआ नहीं है, इनिशियली 0 to 14 डेज सिर्फ ओवम है, सो इट इज़ ओनली ओवम। आफ्टर कंसेप्शन 14 डेज टू 9 वीक्स, सो इट इज़ 14 डेज टू 9 वीक्स में एम्ब्रियो कहलाएगा, जब उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, उसका ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। एंड देन इट इज़ फीटस। फीटस इज़ लाइक 8 to 9 वीक्स टू बर्थ, मतलब जब तक उसका बर्थ हो। इसमें वीक्स नहीं लिखे हुए हैं टिल बर्थ, क्योंकि बर्थ देखो 40 वीक्स इज आइडियल पीरियड, बट बर्थ तो कभी भी हो सकता है। सो यू विल नॉट वेट फॉर द 14 वीक टर्मिनोलॉजी टू नेम इट एज फीटस, ओके। सो इट इज़ 9 वीक्स टू बर्थ। देन what is this is prenatal period and what is perinatal period? Perinatal period उस टाइम को कहते हैं जब 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेके 7 डेज आफ्टर बर्थ तक को पेरीनेटल पीरियड कहा जाता है। इट इज़ लाइक फ्यू वीक्स बिफोर द बर्थ एंड देन अ वीक आफ्टर बर्थ। सो दिस इज 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेके 7 डेज तक उसे आप कहोगे पेरीनेटल पीरियड। इसे अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि पेरीनेटल एंड देन प्रीनेटल एंड देन उसका डिफरेंस क्या है। सो इट इज़ नॉट मच डिफरेंस, बस इसमें 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है टिल बर्थ में। और पेरीनेटल मीन्स फ्यू वीक्स बिफोर जेस्टेशन, दैट इज़ 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से लेके 7 डेज आफ्टर बर्थ को आप पेरीनेटल पीरियड कहोगे। देन अब बेबी बॉर्न हो चुका है, ओके। तो आपका पेरीनेटल पीरियड, प्रीनेटल पीरियड फिनिश हो गया है। एंड देन न्यू बॉर्न क्या होता है? न्यू बॉर्न फर्स्ट 4 वीक्स, मतलब 1 महीने तक उसको आप कहोगे न्यू बॉर्न। आप 4 वीक्स कह लो या फिर 1 मंथ कह लो, दैट इज न्यू बॉर्न को आप नियोनेट भी कहोगे, ठीक है। सो इट इज 4 वीक्स आफ्टर बर्थ, 4 वीक्स से लेके इन्फेंसी, 4 वीक्स आफ्टर बर्थ से लेके पूरा फर्स्ट ईयर आपको आगा उसका इन्फेंसी पीरियड, ओके। इन्फेंसी, इन्फेंट, ठीक है। सो 1 साल के बच्चे तक आप कहोगे इन्फेंट। फिर 1 साल के बाद में 1 to 3 years उसे कहोगे टॉडलर। टॉडलर मतलब जब बच्चा खेलना कूदना सीख ही रहा है, चलना सीखेगा, वो स्टेयरकेस चढ़ना सीखेगा, उतरना सीखेगा। सो गिरना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये 1 to 3 years के पीरियड में पूरी हो जाती है। 3 साल का बच्चा अच्छे से अपने आप को संभाल सकता है, वेल बैलेंस्ड हो सकता है। तो वो वेल बैलेंस्ड बच्चा जो है वो अभी नर्सरी है, प्री स्कूल्स जिसे कहते हैं, उसमें जाने के लिए रेडी है। सो द बेबी कैन लीव हिज मदर एंड गो outside because he is stabilized, he can talk properly, he can understand, he can speak if you want something, उसके needs को वो vocalize कर सकता है। So उस पीरियड को आप कहोगे प्री स्कूल चाइल्ड, जो कि 3 to 6 years में डिफाइन किया जाता है, जिसमें कि
आपकी बच्चे नर्सरी में जाते हैं, सीनियर केजी, जूनियर केजी, ये सारे जो पार्ट रहते हैं स्कूल के पहले वाले, जहाँ की आप स्कूल के लिए बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए भेजते हैं, दैट इज़ प्री स्कूल, दैट इज़ 3 to 6 ईयर्स। फिर 6 ईयर्स के बाद में बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने के लिए रेडी होता है, दैट इज़ स्कूल एज। इसीलिए स्कूल एज 6 ईयर्स एंड अबव को माना जाता है। स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा जो अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो वो 6 ईयर्स का होना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है। पहले जाओ या बाद में जाओ तो वो बच्चे के लिए अडेप्टेशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो 6 to 10 ईयर्स दैट इज बेसिकली योर स्कूल गोइंग एज। इट इज सेम ऑलमोस्ट, बट बॉयज़ में स्कूल ईयर्स 12 ईयर्स तक इसलिए माना है क्योंकि बॉयज़ में प्यूबर्टी थोड़ा सा लेट आता है, गर्ल्स में प्यूबर्टी थोड़ा पहले आ जाता है। तो आगे डिवीजन हमें करना है, बाकी स्कूल में तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही रहेंगे, बट प्यूबर्टी पीरियड जो है वो गर्ल्स में पहले आएगा, इसलिए थोड़ा सा उसमें कम किया गया है। अब आपका बच्चा बड़ा हो गया है, 10 ईयर्स पार कर चुका है, वो एडोलेसेंस कहलाएगा। एडोलेसेंस में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज प्री प्यूबेसेंट, प्यूबेसेंट और पोस्ट प्यूबेसेंट। सो आप अगर सिर्फ एडोलेसेंस माने तो 10 ईयर्स से एडोलेसेंस गर्ल्स में स्टार्ट हो जाता है, बॉयज़ में 12 ईयर्स से स्टार्ट होता है। सो इट इज़ अप टू 18 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 20 ईयर्स इन बॉयज़ इन जनरल। इसमें अगर 3 क्राइटेरिया में डिवाइड करें तो प्री pubescent or post pubescent. Pre-pubescent is like preparation for puberty, and then the actual puberty comes, and then post puberty when you handle all your hormonal ups and downs and you're stabilized. Okay, pre-pubescent girls में 10 to 12 years, boys में 12 to 14 years because puberty थोड़ा late आता है boys में. Then the actual puberty, this pubescent is puberty. Okay, puberty 12 to 14 ईयर्स, जहाँ गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की एज होती है वहाँ पे, एंड 14 to 16 ईयर्स इन बॉयज़। ये एडोलेसेंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एडोलेसेंस प्रॉपरली स्पेसिफिक में डिस्कस करेंगे। एंड पोस्ट प्यूबेसेंट इज आफ्टर द हार्मोनल सर्ज इज बैलेंस्ड, वो है 14 to 18 ईयर्स इन गर्ल्स एंड 16 to 20 ईयर्स इन बॉयज़। नाउ जैसे कि हमने कहा कि आज के लेक्चर में हम ग्रोथ पे स्पेसिफाई करेंगे। सो पैरामीटर्स जो ग्रोथ के होंगे, जैसे कि हमने कहा कि वो हम वे कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, सो दैट इज ग्रोथ। उस ग्रोथ को कैसे पैरामीटर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं या कैसे डिवाइड किया गया है वो हम आज सीखेंगे। उसमें फर्स्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेट। वेट मतलब वज़न, जिसे आप मेजर कर सकते हो। यूजुअली वेट्स जो है हम केजीज में, इंडियन स्टैंडर्ड्स में केजीज में वेट करते हैं। सो वेट मेजरमेंट जो वेट का होता है वो मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया माना गया है हेल्थ का मेजरमेंट करने में या फिर माल नरिशमेंट के मेजर करने में। सो दैट इज़ द मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया। ओके, अब ये मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया जो है इसे हम कैसे मेजर करेंगे? हम अंदाजे से तो मेजर नहीं कर सकते, हमें कुछ क्राइटेरियाज चाहिए उसको मेजर करने के लिए। मेजर करने के लिए क्राइटेरिया में आपको पहले नॉर्मल पता होना चाहिए, फिर हम एब्डोमिनल की तरफ पता कर सकते हैं कि ये इस नॉर्मल क्राइटेरिया में नहीं फिट हो सकता। कोई भी एक स्पेसिफिक वेट जो है वो नहीं हो सकता, एवरेज वेट होगा या फिर एक क्राइटेरिया होगा जिसमें आपको फिट करना होगा। सो एवरेज जो है वो हम इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हम एक बार वापस से देखेंगे। फॉर्मूला में क्या होगा कि आपका बेबी का बर्थ वेट जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो बेबी का बर्थ वेट जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 2.5 kg से लेके 3.9 kg तक आप उसको नॉर्मल क्राइटेरिया में मान सकते हो या फिर नॉर्मल रेंज में मान सकते हो। स्पेसिफिकली उस रेंज के बीच में जो भी बच्चे होंगे वो आप नॉर्मल बर्थ वेट कहलाएंगे, ठीक है। उस नॉर्मल बर्थ वेट को लेके आपको आगे के कितने, जो बर्थ वेट तो इतना हो गया, उसके बाद में आगे बेबी जैसे जैसे उसका ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उसके लिए ये कुछ फॉर्मूलाज है। कुछ फार्मूलाज में आपका फर्स्ट फार्मूला में आप 3 मंथ्स के बेबी से लेके 12 मंथ्स तक उसका वेट चेक कर सकते हो। सो उसमें क्या होगा कि जो बेबी का एज जो है दैट इज एक्स, एज इन मंथ्स, एज
प्लस 9 डिवाइड बाय 2। जैसे कि अगर बेबी का एज है 9 मंथ्स, ओके, तो अब आप 9 को 9 से प्लस करो, उसको फिर 2 से डिवाइड करो, दैट इज 18 डिवाइड बाय 2, दैट इज 9 अगेन। सो एक बेबी जिसका एज 9 मंथ्स है, वो 9 मंथ्स के बेबी का एवरेज वेट 9 kgs होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आपको हर एक मंथ का कितना वेट होना चाहिए, कितना एवरेज वेट होना चाहिए, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं। आपको सिंपली ये 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं। नॉर्मल बेबी का बर्थ वेट कितना रेंज में है वो याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखोगे तो कोई भी एज, कोई भी ईयर में कौन सा भी पूछेंगे तो आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे एमसीक्यूज में। तो जब मंथ्स की बात होती है तो आपको x प्लस 9 डिवाइड बाई 2 ये फॉर्मूला याद रखना है जब मंथ्स की बात होती है। देन मंथ्स मतलब 1 ईयर, ठीक है ना, 12 मंथ्स। 1 ईयर के बाद में ईयर आने लग जाता है, ईयर में 1 ईयर टू 6 ईयर्स, ठीक है। जब बच्चा स्कूल गोइंग एज में है तब आप उसको स्कूल मतलब स्कूल जाने से जस्ट पहले प्री स्कूल वाला एज, ओके, टॉडलर टू प्री स्कूल, उसमें 2x प्लस 8, 2x जहाँ की आपका x बेबी का एज इन ईयर्स होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 1 ईयर टू 6 ईयर्स है तो यहाँ पे अगर हम 2 ईयर्स का बेबी लेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 8, दैट इज 4 प्लस 8, दैट इज 12, ओके। तो आपका अगर बेबी 2 ईयर्स का है तो उसका वेट होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 12 kgs। तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला अगर आप 3 फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको 10 साल तक के एज के वेट कितना होना चाहिए वो सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें अगर बीच में 1.5 पूछा या फिर 2.5 पूछा ईयर तो भी आप ये फॉर्मूला डाल के आप इजीली उसका आंसर निकाल सकते हो। दिस फॉर्मूला बेसिकली फॉर मेमोराइजिंग एंड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन 7 to 12 ईयर्स, 7 to 12 ईयर्स में 7x माइनस 5 डिवाइड बाई 2 होगा, इसमें भी x इन ईयर्स होगा। सो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दिस। अब फिजिकल ग्रोथ जो है वो जेनेटिक, एनवायरमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिशन, ये सारों से अफेक्ट होती है, क्योंकि आपका जो वेट जो है ये इसी क्राइटेरिया पे बेस्ड है कि आपका जो ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो वेट जो है इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है या फिर बहुत ही रिलायबल फैक्टर होता है, जिससे कि आप बेबी इस वक्त या फिर इस सिचुएशन में प्रॉपर वेट में है कि नहीं वो आपको इजीली पता चल जाता है। इससे इसी एज और इसी वेट क्राइटेरिया से आप उसके माल न्यूट्रिशन का स्टेटस इजीली जान पाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये रिलायबल, जैसे कि हमने देखा कि एक रिलायबल इंडेक्स है और इस रिलायबल इंडेक्स का रिलायबिलिटी आपके न्यूट्रिशनल स्टेटस को डायरेक्टली पॉइंट आउट करेगा कि बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो प्रॉपर है कि नहीं। क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि मदर्स काफ़ी रिलैक्स हो जाती हैं कि बेबी मेरा 3.5 kgs का है एंड ही इज़ अ प्रॉपर हेल्दी बेबी, मैं सिर्फ उसको ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ एंड इट्स ओके कि अभी वो 1 साल अपने आप 1 साल का हो जाएगा और खाने लगेगा। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स और मैटरनल फैक्टर्स उसको कितना इन्फ्लुएंस करते हैं ये मदर्स ईजिली समझ नहीं पाती है। सो वो कब नॉर्मल बेबी से माल न्यूट्रिशन की तरफ स्लिप कर जाता है वो समझ में नहीं आता है। 6 मंथ्स तक प्रॉपर ब्रेस्ट फीड तक रहता है, तब तक बेबी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका प्रॉपर रहता है। बट आफ्टर 6 मंथ्स दे डोंट स्टार्ट टॉप फीडिंग, उसकी वजह से जो नरिशमेंट है या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो डाउनग्रेड हो जाता है और बेबी कब माल न्यूट्रिशन की तरफ स्लिप हो जाए वो समझ में ही नहीं आता एक्चुअली। इसीलिए जो वेट जो है एक रिलायबल इंडेक्स है उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को अच्छी तरह समझने के लिए। अब हम ग्रेड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ग्रेड्स ऑफ देखेंगे माल न्यूट्रिशन, कैसे आप ग्रेड्स में डिवाइड करोगे उसको उस वेट के क्राइटेरिया से, ओके। अगर आपका जो नॉर्मल क्राइटेरिया जो वेट का आ रहा है जो हमने फॉर्मूला डाल के देखा
कि जैसे कि हमने देखा कि 2 इयर्स का बेबी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितने केजी का होना चाहिए, वो 12 केजी का आसपास होना चाहिए। तो 12 केजी का, 12 to 14 का अगर आप रेंज पकड़ लो, 12 to 14 केजी, ठीक है, तो वो रेंज में आपका नॉर्मल बेबी होना चाहिए। बट इफ़ अ बेबी कम्स एंड इन 2 इयर्स एंड ही इज़ 11 केजी, तो आप उसको माल न्यूट्रिशन टर्म करोगे या नहीं करोगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। सो इसलिए ये ग्रेड्स बनाए गए हैं कि ओनली 1 केजी का तो डिफरेंस है, हम उसको माल न्यूट्रिशन कैसे क्राइटेरिया में फिट करें। तो ये ग्रेड्स ऑफ माल न्यूट्रिशन है। इसमें अगर एक्सपेक्टेड वेट जो है, उस एक्सपेक्टेड वेट के परसेंटाइल के हिसाब से आप उसका माल न्यूट्रिशन जो है वो ग्रेडिंग कर सकते हो कि एक्सपेक्टेड से अगर 70 to 80% भी है उसका वेट, तो ग्रेड 1 है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि उसका एक्सपेक्टेड तो होना चाहिए था 12 to 14 केजी के रेंज में, बट उस बेबी का वेट है 11 केजीज, तो वो 70 to 80% में आ रहा है, तो ग्रेड 1 है। इट इज़ अ फैक्टर विच हैज़ टू बी लुक फॉर, बट उतना सीरियस नहीं है मैटर। देन अगर 61 to 70% ही कवर कर रहा है तो इट इज़ ग्रेड 2, एंड 51 to 60% है तो ग्रेड 3, and if it is less than 50% of the expected weight, so it is grade 4 and it needs proper care and proper management. Okay. अभी जैसे कि हम अगर वेट की बात कर रहे हैं तो 2 इम्पॉर्टेंट फोटोग्राफ्स है या फिर पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन है जो कि वेट में काफ़ी अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि बेबी का वेट, जब बेबी इंडिपेंडेंटली खड़ा नहीं हो सकता या फिर अप टू 1 ईयर बेबी का वेट कैसे ले, सो उसके लिए होता है वेइंग मशीन, जिसमें बेबी को आप हॉरिजॉन्टली लाई डाउन करने के लिए कहते हैं। तो बच्चा इस पे एक्चुअली लाई डाउन करता है, जैसे कि जस्ट बॉर्न बेबी खड़ा नहीं हो सकता, तो आप उसका वेट कैसे लोगे। सो दिस इज स्पेशलाइज्ड यूनिट, इट इज़ वेइंग मशीन ओनली, बट इसमें एक ऊपर स्टैंड होता है जहाँ बच्चे को लेटाया जाता है और फिर इस मीटर के थ्रू आप बेबी का वेट ले सकते हो। इसमें मिनिमल क्लॉथिंग होना चाहिए बेबी का। एट बर्थ अगर वेट ले रहे हो तो और भी मिनिमल होता है, तो क्या करते हैं, इस पर एक लेनिन क्लॉथ बिछा देते हैं और बेबी को नेकेड ही सुलाते हैं। ठंडी के मौसम में ये लेनिन क्लॉथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और क्योंकि ये स्टील का इक्विपमेंट है तो इसको ज़्यादा ठंडी जगह पे नहीं रखना है। इट हैज़ टू बी समवेयर वार्म बट नॉट इन हीटर एंड समथिंग, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म भी हो सकता है। सो लेनिन क्लॉथ इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली उसको ऐसे स्किन टू ये स्टील टच नहीं करना है, बीच में एक शील्ड होना चाहिए जो कि बेबी का ही क्लॉथ हो सकता है, और अगर आपके पास है या फिर हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रही है तो वो हो सकता है। बट पिक्टोरली रिप्रेजेंटेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वेइंग के लिए होता है, तो एक्चुअली समझ में नहीं आता है ये क्या चीज़ है, ठीक है। देन इट इज़ द नॉर्मल, जो आप एडल्ट लोग वेट करते हैं या जो हम लोग वेट करते हैं, इट इज़ आफ्टर 1 ईयर to 2 इयर्स, जब बच्चा खुद खड़ा हो पाता है, उसके बाद में उसका वेट लेने के लिए ये मेजरमेंट यूनिट, ये वेइंग मशीन जो बोलते हैं। आजकल वेइंग मशीन में डिजिटलाइज हो गया है, तो यहाँ पे ये जो मार्किंग है इसकी वजह आपको डिजिटल यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे डिजिटली आपका वेट आ जाएगा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड आफ्टर वेट। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है लेंथ और हाइट। जब तक बच्चा या लेटे रहेगा या फिर जब तक बच्चा खड़ा नहीं हो सकता तब तक उसकी लेंथ लेनी होगी, और जब वो खड़ा हो सकता है तब उसकी हाइट लेनी होगी। इसमें भी जैसे कि हमने पहले देखा था कि लेंथ लेने के लिए आपको अलग इक्विपमेंट लगेगा और उसकी हाइट लेने के लिए अलग इक्विपमेंट लगेगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। 2 इयर्स तक उसकी लेंथ मेजर करेंगे जो कि इन्फेंटोमीटर कहलाएगा, उसकी भी पिक हम आगे देखेंगे। और अगर ओल्डर चिल्ड्रन है जो कि खड़ा हो सकता है तो उसकी हाइट होगी जो कि हम स्टेडियोमीटर से लेंगे, ओके। अब क्राइटेरिया क्या है कि कौन से एज में कितना हाइट होना चाहिए बेबी का। तो एट बर्थ जो है 50 सेंटीमीटर्स, ओके। तो एट बर्थ बेबी का लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। 3 मंथ्स पे 10 सेंटीमीटर्स इंक्रीज होता है एंड दैट इज 60 सेंटीमीटर्स। 9 मंथ्स पे 70 सेंटीमीटर्स, 1 ईयर पे 75, वैसे ही 2 इयर्स पे 85 to 87, 4 to 4.5 इयर्स पे 100 सेंटीमीटर्स। अब ये क्यों हम देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि बच्चे का जो बर्थ लेंथ है
या फिर जो आप हाइट मानोगे वो डबल कब होती है? वो डबल होती है 4 to 4.5 ईयर्स में। ये क्वेश्चनिंग में आता है, इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है। वैसे ही वेट में भी डबल कब होता है? वेट में डबल होता है एट 5 मंथ्स। वेट में डबलिंग पीरियड होता है एट 5 मंथ्स। ओके, और 1 ईयर पे ट्रिपल, फिर 2 ईयर्स पे 4 टाइम्स, दैट इज क्वाड्रिपल। तो इसी तरह से हाइट में डबल होते होते 4 to 4.5 ईयर्स लग जाते हैं, जबकि वेट में वो 5 मंथ्स में ही डबल हो जाता है। ठीक है, 1 ईयर पे ट्रिपल हो जाता है, 2 ईयर्स पे क्वाड्रिपल हो जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम्स में भी यही क्वेश्चन आए थे कि वेट कब डबल होता है और जो हाइट है वो कब डबल होती है। सो ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अगर 50 सेंटीमीटर्स एट बर्थ याद रखोगे तो 4 to 4.5 ईयर्स में उसका 100 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। बीच के 3, 9, 1 और 2 में 50 के बाद 60, 70, 75 और 85 ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा। ओके, वैसे ही वेट के क्राइटेरिया में डबल एट 5 मंथ्स, ट्रिपल एट 1 ईयर एंड क्वाड्रुपल एट 2 ईयर्स। अब फॉर्मूला, जैसे कि हमने वेट का फॉर्मूला देखा था, वैसे भी हाइट का ही फॉर्मूला अगर आप याद रख लो तो आपको इतना सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर 2 ईयर्स के बाद में का एज अगर आपको देखना है तो आप ये जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हाइट 2 ईयर्स टू 12 ईयर्स में कितनी होगी? अब क्योंकि इतने सारे ईयर्स है ना, सारे ईयर्स की आप हाइट याद, इतना याद रख लो तो भी बहुत है, तो इससे अच्छा है कि आप फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला है 6x + 77। 6x मतलब अगर आपको 2 ईयर्स की हाइट देखनी है तो आप करोगे 6x, दैट इज 6 × 2 इज 12, 12 + 77 कितना हो गया? 89। सो इट विल बी 89। ओके, तो इस हिसाब से आप उसका हाइट जो है वो याद कर सकते हो, या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सा भी एज आए आप उसको अगर ये फॉर्मूला में डाल दो तो आपको आंसर एवरेजली मिल जाएगा। ओके, अब ये जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया, हाइट इज डबल ऑफ बर्थ लेंथ एट 4 ईयर्स और 4.5 ईयर्स। इफ द लेंथ और हाइट ऑफ द चाइल्ड इज बिलो द 3rd percentile, चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी शॉर्ट स्टेचर। 3rd percentile जैसे कि हमने ग्रेडिंग जैसे पीईएम में डिस्कस की थी कि ग्रेड 4 माल न्यूट्रिशन आप कब करोगे? जब आपका 50% से कम होगा उसका बेबी का वेट। वैसे ही लेंथ कब कंसिडर करोगे कि शॉर्ट स्टेचर है? जब उसका 3rd percentile या फिर उसका जो सेंटर है उसे 3rd percentile या फिर ड्यूरेशन 3rd जो ड्यूरेशन है उससे भी बेल कर्व जो होती है उसके 3rd percentile से भी नीचे है तो आप कंसिडर कर सकते हो कि वो शॉर्ट स्टेचर है। अदरवाइज नॉर्मल से अगर 10 सेंटीमीटर इधर उधर है तो आप उसको शॉर्ट स्टेचर नहीं कर सकते। 3rd percentile कम होना चाहिए नॉर्मल रेंज से, तब आप उसको शॉर्ट स्टेचर है ये टर्म कर सकते हो। ओके, जैसे कि हमने देखा था कि हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे मेजरमेंट यूनिट्स के लिए, क्योंकि आजकल पिक्चर्स काफ़ी आ रहे हैं एग्जाम में, सिर्फ पिक्चर दे देते हैं एंड आइडेंटिफाई दी इंस्ट्रूमेंट ऐसे कहते हैं। तो आपको पिक्चर्स याद रखना, सिर्फ स्टेडियोमीटर आप याद रख लो या इन्फेंटोमीटर याद रख लो, आपको याद नहीं पता नहीं चलेगा वो दिखता कैसा है। सो दिस इज इन्फेंटोमीटर, जब जहाँ की बच्चा लेटा हुआ है। ओके, दिस इज इन्फेंटोमीटर। एंड दिस इज स्टेडियोमीटर। जहाँ की बच्चा खड़ा होके अपनी हाइट नाप सकता है। इन्फेंटोमीटर में क्या, इन्फेंटोमीटर का दूसरा एक पिक भी है, उसमें हम इन्फेंटोमीटर ठीक से देखेंगे, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि बच्चा लेटा हुआ है और यहाँ पे जो है ये एडजस्टेबल स्क्रू है। बच्चे को स्ट्रेट ले डाउन करना है और एक पार्ट जो है उसका हेड वाला फिक्स्ड रहेगा और उसका जो टो वाला है वो मूवेबल रहेगा, ताकि बच्चा कितना लंबा है वो मूव करके देख सके। और यहाँ पे स्केलिंग रहेगा, उस स्केल से आप उस बच्चे की लेंथ माप सकते हो।
नॉर्मली अगर स्टेडियोमीटर नहीं रहता है तो मेजरिंग टेप से भी बच्चे का एट बर्थ लेंथ माप सकते हैं, जस्ट इन केस अगर ये ना अवेलेबल हो। और जब खड़े होके आप उसकी हाइट मापते हो उसे कहते हैं स्टेडियोमीटर। उसमें एक स्टैंड रहता है जो कि नॉन मूवेबल फिक्स रहता है, और एक मेजरिंग यूनिट जो रहता है जो कि मूवेबल रहता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ इस तरफ मूव करता है। तो अगर बच्चा खड़ा है तो उसके टोज टच होने चाहिए, नीचे स्लीपर्स नहीं होने चाहिए, ग्राउंड पे पूरे स्ट्रेट टच होना चाहिए। उसके बटक्स जो हैं उसके जो नॉन मूवेबल फिक्स फीचर है उसे टच होना चाहिए, स्कैपुला टच होना चाहिए, हेड टच होना चाहिए। हेड में चिन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेट अबाउ ग्राउंड स्ट्रेट लेवल पे होना चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए। देन इस स्टेडियोमीटर के जो मूवेबल पार्ट है उसको नीचे सरका के एक फिक्स पॉइंट पे उसका फ्लैट ग्राफ लेते हैं, उस हिसाब से उसकी लेंथ उसके मेजरिंग यूनिट पे आ जाती है। ठीक है, 2-4 चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। ओके, ये इन्फेंटोमीटर है जिसका प्रॉपर विजुअलाइजेशन है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्किंग्स है। ये मूवेबल पार्ट है जो कि टो की तरफ रहेगा, और ये नॉन मूवेबल पार्ट है जो कि हेड की तरफ रहेगा। बेबी को इस तरह से लाई डाउन करके ये मूवेबल पार्ट को आप एडजस्ट करके उसके फीट्स को एकदम अप्रॉक्सीमेट ला के उसका लेंथ मेजर कर सकते हो। दिस इज इन्फेंटोमीटर। अब हम आएंगे तीसरे पैरामीटर्स पे अपना, जिसको कहेंगे हम हेड सरकमफ्रेंस। हेड सरकमफ्रेंस में नॉर्मल मेजरिंग टेप से लेते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी होती है, एक तो नॉर्मल हेड सरकमफ्रेंस कितना है वो, और दूसरा है कि आपको कहाँ से कहाँ तक उसका मेजरमेंट लेना है, मतलब हेड में कौन से पार्ट पर। हेड में उसका जो मेजरमेंट है आप सुप्रा ऑर्बिटल रिज आगे की तरफ जो कि ये वाला पार्ट होगा, और पोस्टीरियर पार्ट में उसका ऑसिपिटल प्रोट्रूबेंस जो कि ऑसिपिटल में सबसे हाईएस्ट पार्ट रहेगा, अपना बैक ऑफ दी स्कल में ऑसिपिट एरिया जिसे कहेंगे, उसमें सबसे पॉइंटेड पार्ट या फिर सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा वो होगा ऑसिपिटल प्रोट्रूबेंस। ऑसिपिटल प्रोट्रूबेंस और आगे की तरफ सुप्रा ऑर्बिटल रिज। इस तरह से टेप लेंगे और मेजर करेंगे। ठीक है, एट बर्थ ये रहेगा 33 to 35 सेंटीमीटर्स। ओके, दैट इज 70% ऑफ दी एडल्ट साइज। ये एक एग्जाम क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है कि बेबी एट बर्थ, बेबी का स्कल साइज 70% ऑफ दी नॉर्मल एडल्ट रहता है, 70% तक डेवलप रहता है, एंड बाय द एज ऑफ 2 years इट इज 90% ऑफ दी एडल्ट साइज। ओके, सो बाय द एज ऑफ 9 years एडल्ट साइज का बिल्कुल ही अप्रॉक्सीमेट आ जाता है बेबी का स्कल साइज। ओके, सो इट इज एट बर्थ 33 to 35 सेंटीमीटर्स, 3 months में 40 सेंटीमीटर्स, 5 to 6 months 43, एंड 1 year पे 45 to 47 सेंटीमीटर्स। एंड दिस आर 2 important factors which you should remember, that is at birth 70% of the adult size स्कल रहता है या फिर हेड सर्कम्फ्रेंस, और at 2 years it is 90%. ओके, अब हेड सर्कम्फ्रेंस जो रहता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है चेस्ट सर्कम्फ्रेंस से, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चेस्ट सर्कम्फ्रेंस मेजर जब आप करते हो तब उसको लेवल ऑफ निपल्स पे मेजर करना है, जो कि मेजरिंग पॉइंट रहेगा। लेवल ऑफ निपल से आप मेजरिंग टेप, सिंपल मेजरिंग टेप से ही लोगे जो कि नॉन इलास्टिक हो। हेड सर्कम्फ्रेंस में भी नॉन इलास्टिक होनी चाहिए। लेवल ऑफ निपल से मेजर करेंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि बर्थ पे हेड सर्कम्फ्रेंस जो रहता है वो 3 सेंटीमीटर्स चेस्ट सर्कम्फ्रेंस से बड़ा रहता है। लाइक अब अगर हमने हेड सर्कम्फ्रेंस देखा कि इट इज़ 33 सेंटीमीटर्स टू 35 सेंटीमीटर, तो आपका चेस्ट सर्कम्फ्रेंस रहेगा वो 3 सेंटीमीटर उसकी कंपैरेटिवली छोटा रहेगा। ओके, तो हेड सर्कम्फ्रेंस इज लार्जर अप टू 3 सेंटीमीटर्स एज कंपेयर टू चेस्ट सर्कम्फ्रेंस एट बर्थ। सो अगर बेबी का हेड सर्कम्फ्रेंस 33 सेंटीमीटर्स है एट बर्थ, तो उसका चेस्ट सर्कम्फ्रेंस 3 सेंटीमीटर छोटा होगा, दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हेड बड़ा है, चेस्ट छोटा है, एंड the circumference of the head and the chest are almost equal by the age of 9 months to 1 year. That is an important question.
कि 1 ईयर तक आते आते उसका चेस्ट और हेड सरकमफ्रेंस इक्वल हो जाता है, तो 3 सेंटीमीटर्स का जो गैप है वो नहीं रहता। सो एट 1 ईयर द हेड सरकमफ्रेंस एंड द चेस्ट सरकमफ्रेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल। ओके, thereafter chest grows more rapidly as compared to the brain, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट 2 ईयर्स में ऑलमोस्ट 90% हो जाता है, तो 1 ईयर के बाद में बेबी का जो हेड का ग्रोथ है या फिर ब्रेन का डेवलपमेंट है वो इतना रैपिडली नहीं होता, बट लंग्स का एक्सपांशन या फिर आपके रिब्स का एक्सपांशन तो वो तो होता ही रहेगा, वो तो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। सो हेड सरकमफ्रेंस जो रहता है वो 1 ईयर में सेम एज चेस्ट सरकमफ्रेंस, फिर 1 ईयर पे हेड सरकमफ्रेंस का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है और चेस्ट सरकमफ्रेंस वही स्पीड से ग्रो करता रहता है। सो आफ्टर 1 ईयर चेस्ट सरकमफ्रेंस जो है वो हेड सरकमफ्रेंस से ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ नॉट मोर देन 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर से कम ही रहेगा, इट इज़ अंडर। ओके, सो हेड सरकमफ्रेंस टू चेस्ट सरकमफ्रेंस। अब अगर ये 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा का हो जाए, है ना, जो हेड सरकमफ्रेंस टू चेस्ट सरकमफ्रेंस का रेशो है वो अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए देन वो कौन सी कंडीशन में होगा, प्रीटर्म, ठीक है, जो मैच्योरिटी है या फिर जेस्टेशनल पीरियड में जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन वगैरह की सिचुएशन है उस सिचुएशंस में, और हाइड्रोसेफेलस की सिचुएशन में। इस सिचुएशन में इन दोनों का जो मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अगर माल नरिश्ड चिल्ड्रन है तो चेस्ट साइज मे बी significantly that is more than 3 centimeters smaller than the head circumference. Okay. अब जैसे कि हमने कहा कि वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है माल न्यूट्रिशन को जानने का, वो है आइडियल सिचुएशन में, ठीक है, बट ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे आप हर किसी का वेट मेजर नहीं कर सकते या फिर आपको लॉन्ग टर्म माल न्यूट्रिशन जानने की ज़रूरत है या फिर इजी और क्विक वे जानना है, सो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया उस तरीके से, या फिर जो हम कहेंगे ना रूरल एरियाज़ में हम किस तरीके से ऑन दी गो आप माल नरिशमेंट को फटाक से क्राइटेरिया में डाल सकते हो या फिर ईजी गो में डाल सकते हो, दैट क्राइटेरिया इज़ मिड आर्म सरकमफ्रेंस। ये एक इट इज़ ऑलमोस्ट श्योर शॉट एंड इट इंडिकेट्स लॉन्ग टर्म माल न्यूट्रिशन, और ये एक रूरल एरियाज़ में काफ़ी रूरल एरियाज़ में या फिर वहाँ जगह पे जहाँ पे आपको लॉट में बच्चों का माल नरिशमेंट स्टेटस चेक करना है, वो एरियाज़ में मिड आर्म सरकमफ्रेंस काफ़ी रिलायबल क्राइटेरिया है या फिर इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया या फिर ईजिली डन क्राइटेरिया है। इसमें क्या रहेगा कि ये क्यों है, पहली बात तो ये इसलिए है क्योंकि 1 to 5 ईयर्स की एज में मिड आर्म सरकमफ्रेंस जो रहता है वो ज़्यादा वेरिएबल नहीं होता है। जैसे वेट बहुत वेरिएबल होता है बट मिड आर्म सरकमफ्रेंस ज़्यादा वेरी नहीं करता, इसलिए मैंने कहा ना लॉन्ग टर्म माल न्यूट्रिशन स्टेटस जानने के लिए। सो इट इज़ लाइक बिटवीन 15 to 17 सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स टू 70 सेंटीमीटर्स के बीच में ही इसकी रेंज रहती है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है। इट इज़ ड्यूरिंग 1 to 5 ईयर ऑफ एज। इसको मेजर करने के लिए कहाँ, पहली बात तो कहाँ मेजर करना है, मेजर करना है आपको उसका आर्म जो है बेबी का, आर्म का अपर पार्ट, ठीक है, और उसका एल्बो का पार्ट। सो इट इज लाइक अपर और लोअर पार्ट एल्बो पे आएगा, उसमें मिड आर्म में उसका सरकमफ्रेंस मापना है, मिड, इट इज जस्ट मिडिल। उसमें एक मिड पॉइंट रहेगा जिसमें एक्रोमियल और ओलिग्रोनॉन, ये मिड पॉइंट रहेगा। उसका बोन का जो एक्रोमियल प्रोसेस है अबव और ओलिग्रोनॉन प्रोसेस ऑन दी एल्बो, इन दोनों का मिड पॉइंट आपको लेना है, ठीक है। तो उस मिड पॉइंट पे आप उसका सरकमफ्रेंस मेजरिंग टेप से नाप सकते हैं। मेजरिंग टेप और 2-3 चीज़ें हैं जिसमें से आपको चूज़ करना है कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है या फिर सबसे यूज़फुल टूल है। सबसे यूज़फुल टूल अभी तक शार्किस टेप माना जाएगा। अदर्स में एक तो आपका फाइब्रो ऑप्टिक ग्लास टेप है, क्योंकि देखो मेजरिंग टेप में कैसे रहता है, क्योंकि आपको आर्म सरकमफ्रेंस मापना है तो आर्म सरकमफ्रेंस में मसल मास वेरिएबल हो सकता है, कितना टाइट आपने पकड़ा, कितना ढीला आपने पकड़ा, उससे वेरिएबल होता है। इसीलिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर ज़्यादा फायदेमंद है फाइबर ग्लास
टेप जो कि उसमें मसल मास में इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगा या फिर ज़्यादा टाइट या इसका ढीला पकड़ने का इश्यू नहीं आता है उसमें। सेकेंड इज बैंगल टेस्ट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बैंगल टेस्ट में क्या करते हैं, एक बैंगल लेते हैं जिसका जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये बैंगल जो रहते हैं ये डायमीटर 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर डायमीटर इसलिए लेते हैं क्योंकि नॉर्मल सी में डालने के लिए उसका मिड आर्म सरकमफ्रेंस जो है 13.5 एवरेज होना चाहिए, जो कि 12.5 to 13 पॉइंट है, एवरेजली 13.5, ठीक है। तो 13.5 एवरेज अगर हम लें और 4 सेंटीमीटर का बैंगल है तो उस क्राइटेरिया में फिट करता है। अब उस बैंगल का क्या करना है, बैंगल को बच्चे के हाथ में डालना है। अगर एल्बो के ऊपर चला गया वो बैंगल जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, मतलब बेबी का जो मिड आर्म सरकमफ्रेंस है वो 13.5 से कम है। लाइक अगर एवरेज भी कर ले तो 12.5 से भी कम है। 12.5 से अगर कम है तो मतलब माल नरिश्ड है बेबी। तो सिंपल टेस्ट है, एक बैंगल लेना है, उस बैंगल को बेबी के हाथ में डालना है जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर का हो। एल्बो के अगर ऊपर चला गया तो 12.5 सेंटीमीटर से कम है बेबी का मिड आर्म सरकमफ्रेंस और बेबी माल नरिश्ड के क्राइटेरिया में आता है। एल्बो के ऊपर नहीं गया, एल्बो पे अटक गया, मतलब बेबी माल नरिश्ड नहीं है। बट इसमें आप ग्रेडिंग नहीं दे पाओगे, सीवियर है, मॉडरेट है, लो है, वो ग्रेडिंग नहीं दे पाओगे क्योंकि एक ही क्राइटेरिया, ऊपर गया या तो नहीं गया, ठीक है। तो ये तो हो गया बैंगल टेस्ट। तो इस कमी को ऊपर करने के लिए आया शाकिस टेप। शाकिस टेप में भी फाइब्रो ऑप्टिक ग्लास टेप का ही इस्तेमाल किया गया है, जो कि ग्लास टेप होती है जो ज़्यादा मुड़ती नहीं है, एक अपने सरकमफ्रेंस में ही प्रॉपर थोड़ा रिजिड भी रहती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल भी रहती है। बट इसमें इंपॉर्टेंट या फिर जो बोलते हैं ना अनोखी बात क्या है शाकिर टेप में, शाकिर टेप में कलर कोडिंग दे दिया। 2 रीज़न से कलर कोडिंग दे दिया। एक रीज़न कि इजीली आपको कलर से पता चल जाएगा, आपको मेजरमेंट ऐसे देखना नहीं पड़ेगा कि 12.5 आया, 13.5 आया, उसके बीच में आया, कम आया, ज़्यादा आया, वो नहीं देखना पड़ेगा। उससे आप 3 कलर कोडिंग रहेंगे। 3 कलर कोडिंग में एक होगा रेड, एक होगा येलो, एक होगा ग्रीन। तो जो रेड जोन में आ रहे हैं तो वो बेबी माल नरिश्ड है, येलो जोन में है मतलब मॉडरेट है, और अगर उसका ग्रीन जोन है मतलब बेबी हेल्दी है, वो माल नरिश्ड नहीं है। तो रेड जोन मतलब उसका 12.5 सेंटीमीटर से कम है मिड आर्म सरकमफ्रेंस, और येलो 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर के बीच में है, और 13.5 सेंटीमीटर के ऊपर का जो एरिया है वो ग्रीन है। इसको हम देखते हैं ये कैसे दिखाई देती है तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा। ये है शाकिस टेप। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पिक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये आपको पिक्चर देते हैं और बोलेंगे नेम, तो आपको इससे पता नहीं चलेगा ये क्या चीज़ है। सो इट इज़ शाकिस टेप, ओके। अब जैसे कि हमने कहा रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है। तो आप जैसे कि ये मार्किंग देख रहे हो 13.5, ठीक है, 13 पॉइंट से ऊपर है तो ये ग्रीन में आएगा, और ये है 13.5, 12.5, ओके, ये 12.5 से नीचे है, ओके। तो 12.5 से नीचे जो है या फिर 11, 10, 9 जो है वो रेड के जोन में आता है, और उन 12.5 to 13.5 येलो में आता है, और 13.5 जो है वो ग्रीन में आता है। इसको मेजर कैसे करता है, ये जो पार्ट है इसका एंड पार्ट जो है फोल्ड होके इसके अंदर से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया दिया है ना इसके अंदर से निकलेगा, तो ये गोल रिंग बना लेगी, गोल रिंग में उसका बेबी का आर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो पार्ट आएगा वो आपका सेंटीमीटर में, समझ लो यहाँ आया तो ये सेंटीमीटर इंडिकेट करेगा, तो एक राउंड बन जाएगा बैंगल के जैसा। बट सिर्फ कलर से आपको पता चल जाएगा कि बच्चा माल नरिश्ड है या नहीं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं या फिर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह हैं, उन लोगों की वो आपको सीधा 3 ही चीज़ समझाने की, रेड है, येलो है, ग्रीन है। ग्रीन को आपको सिर्फ मेजर करके छोड़ देना है, येलो वालों को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, और रेड वालों को माल नरिश्ड क्राइटेरिया में इन्वॉल्व करके एडमिट करना है, ठीक है। तो दिस इज शाकिस टेप।
अब एक कुछ और एक क्राइटेरियाज हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसमें एक है आर्म स्पैन। आर्म स्पैन मतलब आपके अगर दोनों आर्म इस तरह से फैला दें तो मिडिल फिंगर का टिप बैकवर्ड से लेके इस मिडिल फिंगर के टिप तक मेजर करना है। दिस इज आर्म का कितना स्पैन है या फिर चौड़ाई कितनी है, दैट इज आर्म स्पैन। वो आर्म स्पैन आपको आउटस्ट्रेच राइट एंगल में लेना है। इसमें मेजरमेंट का उतना इश्यू नहीं है क्योंकि आर्म स्पैन 1 to 2 सेंटीमीटर्स यूजुअली ऊपर नीचे होता ही है, बट ये उस मेजरमेंट से इसका जो रिलेशनशिप है हाइट से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये कुछ एक एनॉमलीज जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आर्म स्पैन यूजुअली हाइट से 1 to 2 सेंटीमीटर्स कम रहता है। कब तक? 5 years ऑफ एज तक। ठीक है, तो 5 years से कम का अगर बच्चा है तो उसका आर्म स्पैन उसकी हाइट से 2 सेंटीमीटर्स 1 to 2 सेंटीमीटर्स कम होगा, एंड आफ्टर 5 years उसका आर्म स्पैन 1 to 2 सेंटीमीटर्स हाइट से कम होगा। ठीक है, तो 5 years तक आर्म स्पैन ज़्यादा है और 5 years के बाद में अप टू 12 years उसका आर्म स्पैन हाइट से 2 सेंटीमीटर्स कम है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको इसका मेजरमेंट देख सकते हो। एक बार अटक कट करना, मैं कंटिन्यूटी में बोल रहा हूँ, अटक कट कर दीजिए एडिट। अब हम देखेंगे आर्म स्पैन। आर्म स्पैन जो है वो मेजरमेंट के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, बट इसका कंपैरेटिव मेजरमेंट जो है हाइट से वो इम्पॉर्टेंट है आपके एनॉमलीज में इंडिकेशन की वजह से। सो आर्म स्पैन क्या होता है? आर्म स्पैन होता है जब आउटस्ट्रेच्ड आर्म रखोगे, आउटस्ट्रेच्ड आर्म में मिडिल फिंगर ऑफ वन आर्म पीछे से मेजर करना है टिल द मिडिल फिंगर ऑफ द अदर आर्म। आगे से नहीं मेजर करना, पीछे से मेजर करना है, क्योंकि पीछे से वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, वो मेजरमेंट लेना है। तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आर्म स्पैन 5 years 5 साल के नीचे का बच्चा अगर रहेगा तो आर्म स्पैन जो है 1 to 2 सेंटीमीटर्स स्मॉलर देन दी हाइट। मतलब आर्म स्पैन जो है बच्चों का, वो अगर 5 साल से कम का बच्चा है तो आर्म स्पैन जो होगा हाइट से 1 to 2 सेंटीमीटर्स कम होगा। ठीक है, और अगर 5 years to 12 years ऑफ एज है तो आर्म स्पैन जो है वो आपके हाइट से 2 सेंटीमीटर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आर्म स्पैन 1 to 2 सेंटीमीटर स्मॉलर है अगर 5 years से कम का है, और 12 years तक है, मतलब इट इज़ लाइक अबाउट 10 years, तो उसमें उसका आर्म स्पैन जो है वो हाइट से कंपैरेटिवली जो देखेंगे, कंपैरेटिवली उसका आर्म स्पैन जो है वो बढ़ जाता है एट इट इज़ लाइक आफ्टर 12 years। और कब सेम होता है? चिल्ड्रन जो होते हैं 10 साल तक, इट इज़ लाइक अबाउट 10 years, आर्म स्पैन जो है वो हाइट के ऑलमोस्ट बराबर रहता है, इक्वल रहता है। ओके, सो 10 years पे इक्वल है, 5 years से कम है तो उसका आर्म स्पैन कम है, और 12 years के ऊपर है तो उसका आर्म स्पैन जो है हाइट से 2 सेंटीमीटर तक जाता है। अभी 2 सेंटीमीटर आपको याद रखना है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा का डिफरेंस है तो आपका एनॉमली की तरफ रिलेशन जाएगा। तो कौन से एबनॉर्मलिटीज़ हैं जिसमें एबनॉर्मली लार्ज आर्म स्पैन रहता है? ठीक है, उसमें से कुछ हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, कोआक्टेशन ऑफ आयोटा और आर्किनोडैक्टाइली। ये कंडीशंस में आर्म स्पैन्स जो है या फिर जो आर्म का स्पैन जो है वो एबनॉर्मली ज़्यादा रहेगा। तो आपको देखते ही अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चे के या फिर उस एडल्ट के या फिर जो 12 years के आसपास है या फिर कम है, उसका आर्म्स जो है एबनॉर्मली ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, तो आप ये कुछ एक सिंड्रोम्स को उसमें सस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट रेशो, ये एक और रेशो रहता है
जिसमें कि आप अपर सेगमेंट मतलब वर्टेक्स से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक और सिम्फाइसिस प्यूबिस से लोअर टोस तक का मेजरमेंट रेशियो में लेते हैं कि वर्टेक्स से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक क्या उसका मेजरमेंट है और सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके नीचे का क्या मेजरमेंट है। तो उसमें होगा कि अपर सेगमेंट वर्टेक्स टू अपर एज ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू लोअर सेगमेंट दैट इज लिम्ब दैट इज सिम्फाइसिस प्यूबिस टू हील्स रेशियो एट बर्थ इज 1.7 to 1, मतलब उसका जो एवरेज रेशियो है वो 1.7 से 1 तक का रहता है। एट बर्थ इट इज़ 1.7 to 1, 3 years इट इज़ 1.3 to 1 एंड 7 to 10 years इट इज़ 1:1, मतलब 10 साल तक ये भी इक्वल आता है, जैसे कि आपका आर्म स्पैन टू हाइट इक्वल आ गया था। ठीक है, अब होगा एरप्शन ऑफ टीथ। एरप्शन ऑफ टीथ भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है बट एक रिलायबल क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं या फिर उसमें वेरिएबिलिटी बहुत है, तो ये इम्पॉर्टेंट है बट रिलायबल नहीं है। इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहले आएंगे कि फर्स्ट टीथ कौन सा हुआ इरप्ट करने के लिए। सो इट इज लोअर सेंट्रल इंसाइजर जो कि 5 to 8 months में हुआ। ठीक है, दिस इज दी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट टीथ टू इरप्ट लोअर सेंट्रल इंसाइजर 5 to 8 months। परमानेंट में फर्स्ट टीथ इट इज फर्स्ट मोलार। ठीक है, परमानेंट में फर्स्ट टीथ टू इरप्ट इज फर्स्ट मोलार दैट इज अराउंड 7 years। ओके, इसका टेबल आगे देखेंगे क्रोनोलॉजिकली क्या है। और डिलेड डेंटेशन इज यूजुअली कंसिडर्ड व्हेन देयर इज नो टीथ। डिलेड डेंटेशन का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन इज देयर इज नो टीथ इरप्शन, मतलब कोई भी टीथ इरप्ट नहीं हुआ है 13 months ऑफ एज। जैसे कि अगर आप देख लो कि फर्स्ट टीथ लोअर सेंट्रल इंसाइजर 5 महीने में ही उगाना चाहिए था, बट 13 months तक नहीं उगा है, तो 12 months तक अगर नहीं उगा है तो भी आप उसको डिलेड डेंटेशन नहीं बोलोगे। 13 months इज द क्राइटेरिया। सो इसीलिए इसका वेरिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए रिलायबल क्राइटेरिया नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट टेम्पररी टूथ और डेसिडियस टूथ, फर्स्ट परमानेंट टूथ दैट इज फर्स्ट मोलार एंड टेम्पररी इज लोअर सेंट्रल इंसाइजर। 5 to 8 months आपका डेसिडियस है और 7 years आपका परमानेंट है ये। और डिलेड डेंटेशन कब कहलाएगा, जब 13 months ऑफ एज मतलब 1 साल से भी ऊपर, तब तक कोई भी टूथ इरप्ट नहीं हुआ है तो वो उसको डिलेड डेंटेशन कहेंगे। ओके, क्या कॉजेस हो सकते हैं डिलेड डेंटेशन के? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपिट्यूटरिज्म, रिकेट्स, कंजेनाइटल सिफिलिस और क्लीडोक्रेनियल डिसोंटोसिस। ठीक है, ये हम अभी टेबल देखेंगे उसका टीथ इरप्शन के। ठीक है, अब टीथ इरप्शन ये एक पैटर्न है जिससे टीथ इरप्ट होते हैं। ये अपर है और ये लोअर जॉ है। ठीक है, अपर जॉ जिसको हम मैक्सिला भी कहते हैं, लोअर जॉ जिसको हम मैंडिबल भी कहते हैं। तो फर्स्ट जो होगा फर्स्ट टीथ टू इरप्ट, ठीक है, वो होगा आपका लोअर सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है, ये जो लोअर सेंट्रल इंसाइजर है ये आपका फर्स्ट टीथ टू इरप्ट होगा। उसके बाद होगा अपर सेंट्रल इंसाइजर्स। ओके, ये दोनों जो है वो सेंट्रल इंसाइजर्स हैं। ओके, फिर ये है आपके लैटरल इंसाइजर्स। तो उसके बाद में अपर और लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स हो गए, लैटरल इंसाइजर्स के बाद होंगे 9 months to 13 months। ये आपको याद ही रखना होगा। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट वाले याद रख लिए। उसके बाद में क्या क्या एज पे क्या आता है, पहले लोअर सेंट्रल आएगा, फिर अपर सेंट्रल आएगा, फिर अपर लैटरल आएगा, फिर लोअर लैटरल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके मोलार्स आते हैं, तो अपर मोलार फिर लोअर मोलार। ठीक है, तो कनाइंस नहीं आएंगे पहले। ओके, पहले मोलार्स आएंगे एज में। बट ये देखो, जैसे मैंने कहा ना, रिलायबल क्राइटेरिया नहीं है, ये बेबी टू बेबी बहुत डिफर करता है, बट ये एवरेजली माना गया है कि इस एवरेज एज पे आ जाता है, इसमें रेंज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद अपर कनाइंस आएंगे 16 to 22 months में, फिर लोअर कनाइंस जिसको कस्पिड्स भी कहते हैं। अभी कस्पिड्स नाम आया तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, कनाइंस को कस्पिड्स कहते हैं। ठीक है, फिर लोअर कस्पिड्स आएगा 17 to 23 months पे। फिर आएगा लास्ट में सेकेंड मोलार, जो कि पहले नीचे वाला आएगा फिर ऊपर वाला आएगा। 23 to 31 months पे लोअर सेकेंड मोलार और 25 to 33 months पे
अपर सेकेंड मोलार। इसी के साथ इसके शेडिंग, मतलब जब ये टूटते हैं, क्योंकि ये डेसिडियस है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, ये टूटेंगे और फिर परमानेंट आएंगे। तो ये जो टूटेंगे उनके नंबर होंगे 20, तो आपके होंगे 20 डेसिडियस टूथ, और फिर परमानेंट जो आएंगे वो आएंगे आपके 32, क्योंकि यहाँ पे आपके प्री मोलार्स नहीं है। तो प्री मोलार्स नहीं है, उसके नंबर एडअप हो जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ सेकेंड मोलार है, मोलार और फर्स्ट मोलार और सेकेंड मोलार, तो आपके थर्ड मोलार नहीं है जो कि आपके परमानेंट में आएंगे। ठीक है, इसीलिए उसके नंबर 32 हो जाते हैं और ये यहाँ पे 20 है। ओके, अब फॉन्टेनल्स का क्लोजर टाइम जो है वो भी क्राइटेरिया है, एज स्पेसिफिक है। उसमें होगा 2 फॉन्टेनल स्पेसिफिकली आप देखेंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल्स जो है वो बाद में यूजुअली क्लोजेस बिटवीन 9 to 18 मंथ्स, वो बाद में क्लोज होता है। पोस्टीरियर फॉन्टेनल है जो पहले क्लोज होता है, यूजुअली 2 to 4 मंथ्स में क्लोज हो जाता है, 6 मंथ्स तक कंप्लीट क्लोजर हो जाता है। इनके डिलेड क्लोजर या फिर अर्ली क्लोजर जो है वो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ को कंसिडर या फिर इंडिकेट करते हैं। जैसे कि डिलेड क्लोजर अगर आप देखोगे तो ये अगर सूचर है, ये है पोस्टीरियर सूचर, ये वाला पोस्टीरियर है और ये एंटीरियर सूचर है। ठीक है, तो पोस्टीरियर सूचर आपको, ये फॉन्टेनल जो है पोस्टीरियर आपको इस पिक्चर में इजीली दिखाई देता है। एंटीरियर जो है वो बाद में क्लोज होता है, पोस्टीरियर जो है वो पहले क्लोज होगा। पोस्टीरियर का रेंज हमने बताया था 2 to 4 मंथ्स और एंटीरियर का बताया था 9 to 12 मंथ्स। इसके डिलेड क्लोजर है या फिर अर्ली क्लोजर है, ये कुछ एक डेफिशिएंसीज को या फिर माल न्यूट्रिशन को कंसिडर कर सकते हैं या फिर इंडिकेट कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिक जो है वो क्रेनियोसिंटोसिस रहेगा जिसमें अर्ली क्लोजर हो जाता है। डिलेड क्लोजर में स्पेसिफिक होगा रिकेट्स, जिसमें डिलेड क्लोजर हो सकता है या फिर कोई डेफिशिएंसी मालनरिश्ड या फिर। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरियाज हैं जिसको आपको थोड़ा सा रिमेंबर करना होगा, जिसमें आपको सिर्फ उसका एंटीरियर क्लोजर जो है, एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोजर जो है उसका टाइम पीरियड बाद में है जो कि 9 to 12 मंथ्स का है, और पोस्टीरियर है जो पहले क्लोज हो जाता है क्योंकि वो छोटा रहता है तो वो पहले क्लोज हो जाता है 2 to 4 मंथ्स। ये 2 चीज़ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट का पार्ट, जो कि इससे थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड होगा, क्योंकि ग्रोथ फिजिकल है, मेजरेबल है, तो थोड़ा मेजरेबल थोड़ा कैसे रहता है, टेक्निकली ईजी रहता है, बट डेवलपमेंट इज़ मोर ब्रॉडर इन द सेंस स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है उसमें और क्राइटेरियाज उसके अलग हैं इनसे। तो डेवलपमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।